सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये वीडियो लंबे अंतराल के बाद आपको मिल रहा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ अपरिहार्य कारणों से हम व्यस्त थे। अब आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित प्रश्न उत्तर होते हैं, उन्हीं का हम आप लोगों के साथ रिवीजन कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है तो कहाँ है? विकल्प नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। विकल्प नंबर बी, मौलिक अधिकारों के अध्याय में। विकल्प नंबर सी, संविधान की 7वीं अनुसूची में। विकल्प नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर हम चारों विकल्पों में देखें तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार हम देखें तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा विकल्प नंबर ए होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा? आपको मालूम है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनके बारे में कुछ विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो यहाँ जो विचार है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? विकल्प नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विकल्प नंबर बी, के.एम. मुंशी। विकल्प नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प नंबर डी, के.टी. शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, के.टी. शाह। के.टी. शाह ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारा देश आज़ाद होता है उस समय हमारे देश में जो यहाँ का ढांचा था, आर्थिक ढांचा था, वो बहुत ही कमज़ोर था। तो जो भारतीय संविधान सभा थी वो तो चाहती थी कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित किया जाए, लेकिन संसाधनों का अभाव था, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को राज्य पर छोड़ दिया गया। तो उसी के मद्देनज़र के.टी. शाह ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में देखें, अन्य विचारकों के जो विचार हैं, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि भारतीय संविधान की ये अनोखी विशेषता है। भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया। अगर जी. ऑस्टिन की बात करें तो उन्होंने संविधान की आत्मा बताया। टी. कृष्णमाचारी ने निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा से परिभाषित किया। तो इस प्रकार हम देखें तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो इसको कहने वाले थे के.टी. शाह। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है यानी मौन है? विकल्प नंबर ए, प्रौढ़ शिक्षा। विकल्प नंबर बी, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। विकल्प नंबर सी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। विकल्प नंबर डी, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर लें। अगर इन चारों विकल्पों पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो इसमें जो विकल्प नंबर ए है, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहीं वर्णन नहीं किया गया है। अगर हम विकल्प नंबर बी, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी की बात करें तो यह अनुच्छेद 43 में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम विकल्प नंबर सी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात करें तो यह अनुच्छेद 39 का में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 का में गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया। अगर हम विकल्प नंबर डी, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें, इसके बारे में अगर हम
आपको बताएं तो अनुच्छेद जो 45 है, डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 45 है, इसी में पहले 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, तो उसी अनुच्छेद में यह स्थापित कर दिया गया कि बालकों की जो प्रारंभिक शिक्षा है, जब तक कि वह 6 वर्ष आयु प्राप्त न कर लें, इसके लिए राज्य कार्य करेगा। तो यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये है अनुच्छेद 45 में। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 प्रौढ़ शिक्षा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। अगर हम देखें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात, तो यह विकल्प नंबर 1 जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के रूप में समान कार्य का समान वेतन नहीं दिया गया है। विकल्प नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी होगा। विकल्प नंबर बी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 में इस बात का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर हम विकल्प नंबर 1 की बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय हम सबको प्राप्त हैं। मूल संविधान में कुल हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का जो अधिकार मूल अधिकार के रूप में था उसको हटा दिया गया है, अब वह विधिक अधिकार के रूप में हमको प्राप्त है। अगर हम विकल्प नंबर सी मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया। अब यह भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में समाहित है। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10 और वर्तमान समय में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के पैरा में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार अगर हम देखें, अगर विकल्प नंबर डी की बात करें आर्थिक अधिकार की, तो आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को आर्थिक अधिकार नहीं प्राप्त है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? विकल्प नंबर ए मौलिक अधिकार के अंतर्गत, विकल्प नंबर बी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, विकल्प नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, विकल्प नंबर डी चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत। अगर हम इन चारों विकल्पों पर नज़र दौड़ाएं तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। अगर हम ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करें तो भारतीय संविधान में 73वां जो संविधान संशोधन था, भारतीय संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन था 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगर हम भाग की बात करें तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को परिवर्तित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम नगर पालिकाओं की बात करें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1 जून 1993 से यह अधिनियम प्रभावी हुआ। यह भाग 9 का में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 या 6 तक प्रतिस्थापित किया गया है।
इसमें कुल 18 अनुच्छेद हैं और इसमें 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही आपको हम MCQ बेस्ड पर आधारित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की प्रश्न उत्तरों को आपके साथ साझा करेंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए ये प्रैक्टिस सीरीज बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि अदर विषयों के लिए भी हम MCQ बेस्ड पर आधारित प्रश्न उत्तर लाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।